हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने टाइटल देख रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, उसमें से एक वंश है गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश गुलाम वंश है इसी की। और बता दूँ, ये जो दिल्ली सल्तनत है इसके ऊपर काफ़ी राजवंशों ने शासन किया। बात करूँ गुलाम वंश की, उसके बाद में आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद में आया था सैयद वंश, सैयद वंश के बाद में आया था लोधी वंश। तो ये सारे जो वंश हैं हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और सारी सबकी सेपरेट वीडियोज़ आएंगी और उसी में हम क्वेश्चन उठाएंगे। तो बात करते हैं पहले वंश की, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश। और बता दूं गुलाम वंश ने क्यों कहते हैं। उससे पहले बात करूँगा गुलाम वंश ने कब तक शासन किया। 1206 से लेकर 1290 इसका युग रहा है, यानी 1206 से लेकर 1290 84 वर्ष गुलाम वंश ने शासन किया, जो एक तरह से बहुत ज़्यादा सर्वाधिक भी है। जो गुलाम वंश की बात करूँ तो इन्हें गुलाम क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लो। जब मोहम्मद गोरी का टाइम था, यानी आपको पता होना चाहिए मोहम्मद गोरी का जो टाइम था वो 1200 के समथिंग ही था, 3-2 है ना। तो 1206 में जब हत्या हुई थी उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ये गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के। अब जब जायज़ सी बात है कि जब वो गुलाम होंगे, उनके मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करेगा वंश की, तो गुलाम रहा है मोहम्मद गोरी का, तो उसी के सम्मान में गुलाम वंश की स्थापना की। या इसी वंश को आगे जाकर दास वंश भी कई लोग कहते हैं, तो दोनों सही। एग्जाम में कई बार दास वंश भी लिखता है, तो दोनों सही, कोई हर्ज नहीं है इसमें कि गलत है, वो कुछ नहीं है। दास गुलाम एक ही है ना फिर। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि गुलाम वंश में वैसे 3 मुख्य गुलाम हुए थे, किसके, मोहम्मद गोरी के। लेकिन अब आप कहोगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्यों इसकी स्थापना की थी। तो अब इसका जो आंसर है वो बड़ा सटीक है। क्या है कि आप इसको थोड़ा हिस्ट्री के पीछे चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इतना पीछे चलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बहुत खींच जाएगा इसकी वजह से। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हुआ क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, उसमें बहुत ज़्यादा योग्यता थी, है ना, एबिलिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा थी, वो हर चीज़ में एलिजिबल हो जाता था। तो उसकी योग्यता को देखकर मोहम्मद गोरी ने और बता दो शॉर्ट में कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो बचपन से ही गुलाम रहे थे, बहुत कम उम्र से, तो बहुत योग्यता थे। मोहम्मद गोरी ने इनकी योग्यता देखी, ये नहीं देखी कि ये गुलाम है या ये छोटे वंश से है या जो भी है ना। तो उनने ये नहीं देखा, उनने योग्यता देखकर इनको बहुत ऊंचे पद दिए थे, है ना, एज कम्पेयर टू इल्तुतमिश। तो इनने आगे चलकर उनके सम्मान में गुलाम वंश की स्थापना की। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने पहला है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। जी हाँ, गुलाम वंश की स्थापना की मैं बात करूँ तो वो हुई थी 1206 ईस्वी में। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस सेशन में हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं गुलाम वंश से, यानी जितने भी बात करूँ एसएससी रेलवे के, तो उस दौरान हम जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इसी सेशन में मिलेंगे। तो ये एक तरह का कंप्लीट सेशन है गुलाम वंश के ऊपर, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये जो सेशन है वो एंड तक आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश की जो स्थापना की थी किस शासक ने की थी। याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसका हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और कब की थी, 1206 में, राइट। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसका राज्याभिषेक हुआ था 24 जून। ये याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रह रही है, लेकिन मेन है वो है 1206, यानी सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1206 में राज्याभिषेक होता है, तो ये जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसको बनाया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक को राजधानी बनाया था वो बनाया था लाहौर को। जी हाँ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसी को राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी ना, वो 1210 में हुई थी। यानी 1206 में स्थापना करते हैं शासन, यानी दिल्ली सल्तनत में वंश की स्थापना करते हैं, और 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि इनने शासन ज़्यादा नहीं किया, 4 वर्ष शासन किया था। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी बहुत ही रहस्यमय है। कैसे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, एक दिन चौगान खेल रहे थे, यानी पोलो जिसे कहते हैं। हाँ, तो पहले बता दूं चौगान होता क्या, कईयों को पता नहीं होगा चौगान किसे कहते हैं। तो जो आज के टाइम आप जिसे पोलो कहते हैं ना, पोलो को बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं चौगान। अब जब चौगान खेलते वक्त, जब चौगान खेल रहे थे उस समय क्या हुआ कि इनकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी, यानी घोड़े से गिर गए थे। अब गिरने से कैसे मृत्यु हुई वो तो बड़ा रहस्य है कि गिरने से कभी, तो इनके गिर गए थे और मृत्यु हो गई थी इनकी, कहा जाता है ऐसा, है ना। तो ध्यान होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका, मोहम्मद गोरी का ऊपर डिस्कस किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब इल्तुतमिश की हम बात करें ना,
तो इल्तुतमिश किसका गुलाम था ये पूछा जा रहा है, तो याद रखें इल्तुतमिश जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश जो था गुलाम तो था ही सा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है दामाद। जी हाँ, दामाद की बात करूँ तो ये दामाद भी था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। गुलाम भी था, दामाद भी था, राइट। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, यानी इनकी कब्र कई बार पूछी जाती है कि इनको कहाँ दफनाया गया था। याद रखें लाहौर में, जहाँ इन्होंने राजधानी घोषित की थी अपने शासन की, वहीं इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण, देखो इसका दो फेज मिलते हैं। कैसे, जो एक तो है निर्माण शुरू करवाया, दूसरा है कि निर्माण पूर्ण करवाया। तो यहाँ बात हो रही है शुरू करवाने की, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन जब पूर्ण की बात आएगी कि पूर्ण किसने कराया, तो याद रखना इल्तुतमिश आएगा और उसका हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखें 2.5 दिन के जो झोपड़े का निर्माण करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी हाँ, जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी, यानी संस्कृत जो पाठशाला उसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और कहा जाता है 2.5 दिन में बना था, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ मत बनाओ यार। 2.5 दिन का झोपड़े को 2.5 दिन में नहीं बना है। वो 2.5 दिन का क्यों कहा जाए, यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है ना, तो आपको पता होना चाहिए, कुछ भी मन से मत बनाया करो। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं, 2.5 दिन का यहाँ उर्स लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और ध्यान रखना चाहिए, जहाँ यहाँ संस्कृत पाठशाला थी ना, जिसको तुड़वा कर निर्माण कराया था 2.5 दिन के झोपड़े का, तो वहाँ उसका जो निर्माण करता है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, याद रखें। नेक्स्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो पहले इस मस्जिद का मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये जो मस्जिद है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब बात करें निर्माण किसने करवाया था, तो याद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो देखो पहले बता दूँ, ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब बात करते हैं लाख बख्श होता क्या है और क्यों कहते हैं। देखो लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो पूरे अगर दिल्ली सल्तनत पर बात करें तो सबसे दानवीर के रूप में जाने जाने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इनने बहुत दान किया था। अब भले ही शासन 4 वर्ष किया हो, लेकिन दान बहुत किया था, इसलिए इन्हें, और छोटा मोटा दान नहीं था, लाखों का दान करते थे, तो इसलिए इन्हें लाख बख्श कहते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। जी हाँ, अब ये बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था सर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ये काफ़ी शर्मनाक हरकत थी गुलाम वंश की ओर से। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ था, यानी आपको बताया था ऊपर 1210 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जो राजगद्दी पर बैठा था वो बैठा था आराम शाह, बड़े आराम से बैठे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, अब जो आराम शाह जो थे ना, उनने 7 से 8 महीने शासन किया, गद्दी पर बैठे रहे। फिर जैसे ही मौका देखा इल्तुतमिश ने, क्योंकि सत्ता की लालसा इल्तुतमिश के मन में इतनी थी कि पूछो मत। जब इल्तुतमिश को पता चला कि इनको मारने का प्लान बनाया जा रहा, जब इल्तुतमिश को पता चला कि इससे तो कैसे न कैसे टपकाना पड़ेगा, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, एक दिन टाइम देकर इसकी हत्या करवा दी। अब जो आराम शाह की हत्या की थी वो इल्तुतमिश ने की थी, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो यानी आराम शाह ने 8 महीने शासन किया, उसके बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है इसकी हत्या करके। तो अब वही क्वेश्चन बन रहा है कि आराम शाह के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो वो बैठा इल्तुतमिश। कब बैठा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो वो बैठा 1211 ईस्वी में। जी हाँ, जब 1210 में मृत्यु हो जाती है किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 8 महीने शासन करता है, तो लगभग ये समझो 1 साल निकल गया। तो 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठता। अब डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली इल्तुतमिश था कौन। तो बता दूं, जो इल्तुतमिश था ना, वो था एक तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क। जी हाँ, तुर्किस्तान का रहने वाला था। और कौन था, इल्बरी तुर्क था, और ये इंपॉर्टेंट है। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था हम डिस्कस कर चुके हैं, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कहा जाता है, कहा तो ये भी जाता है, जो 3 गुलाम थे उनमें एक इल्तुतमिश भी था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी ना, उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। और बता दो, जो बदायूं, ये वहाँ का गवर्नर था इल्तुतमिश। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया, यानी कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का। ऊपर हमने जिक्र किया था, लाहौर को राजधानी बनाया था
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लेकर आया, तो वो लेकर आया था इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश। और नेक्स्ट है गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था, तो शासक नहीं है ये, संस्थापक है। वैसे याद रखें, वास्तविक संस्थापक, यानी वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है तो आप किसके साथ जानना पसंद करोगे, वैसे पसंद तो क्या करोगे, आपको करना पड़ेगा इल्तुतमिश। जी हाँ, बात करते हैं इल्तुतमिश को। तो वास्तविक संस्थापक क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं वास्तविक संस्थापक का भी। क्या होता है कि एक तो होता है स्थापना करना, राइट। जब कोई वंश की स्थापना करता है और कुछ काम नहीं कर पाता, यानी उसकी थोड़ी सी पहले डेथ हो जाती है, उसने कुछ सांस्कृतिक या कोई इमारतें कुछ नहीं बना रखा, शासन नेता नहीं कर रखा, तो उसकी डेथ हो जाती है, बस उसी के बाद में जो शासन करता है, जो कोई भी शासन काल रहा हो, जिस शासक का भी, तो वो जब ज़्यादा सांस्कृतिक जितने भी हो, पॉलिटिकल मुद्दे हो गए, सांस्कृतिक मुद्दे हो, उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हो, और जो खुद के शासन काल को ना बड़ा ही एक ऊपर लेकर चलता है ना, वो उसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक, यानी जिसने काम कराया अपने शासनकाल में। बेसिकली सिंपल भाषा में समझ लो, वो था इल्तुतमिश। एक तरह से संस्थापक उन्हें कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है तो इल्तुतमिश ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, एसएससी कई बार पूछ चुकी है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। बात करें स्टेट एग्जाम के, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था, तो वो किया था सर इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश के समय हुआ था। किसने आक्रमण जो किया था वो चंगेज़ खान ने किया था, लेकिन किसके शासनकाल में सर्वप्रथम किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और बता दूं बलबन के टाइम पे भी, इसके बाद में बलबन ही आएंगे बाद में, इनके बहुत टाइम बाद आएंगे, लेकिन जब बलबन भी शासन कर रहे थे उस समय भी, जी हाँ, उस समय भी चंगेज़ खान ने शासन किया था, लेकिन सफलतापूर्वक रोक लिया गया था बलबन के द्वारा। बलबन भी एक जाबाज था, एक तरह शासक के उसकी भी नीतियाँ थी, वो भी एक तरह से एबिलिटी से पूर्ण था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी। अब इल्तुतमिश की भी मृत्यु तो होगी, इनने शासन 1211 से अपना स्टार्ट किया, लेकिन 1236 में जाकर ये इनकी गाड़ी रुक चुकी थी, तो 1236 इनकी डेथ हो गई थी। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र बैठता है गद्दी पर, यानी कौन बैठता है, इल्तुतमिश की पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज। जी हाँ, ये रुकनुद्दीन फिरोज जो है इल्तुतमिश का ही पुत्र है, और ये गद्दी पर बैठा। और बता दूँ, इसको बहुत जल्दी हटा दिया गया था। और इसकी एक माताजी थी जिनका नाम था शाह तुर्कान। अब ये क्या है कि अपने शासनकाल में इनकी माँ ही छाई रही थी, शासन तो वैसे लिए कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल जो शासन था वो इनकी माँ कर रही थी। तो इनको क्या है कि जो वहाँ के अमीर थे, उनने इनका दमन कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज, क्योंकि अयोग्य शासक था, कुछ भी नहीं कर रहा था, फ्री बैठा, निठल्ला फ्री बैठा था, है ना, कुछ काम तो कर नहीं रहा था, तो हटा दिया। तो फिर बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा भाई, जब इनको हटाया गया, तो ये पहली बार हुआ था पूरे भारतवर्ष में कि कोई महिला शासन कर रही हो, तो वो हुई थी रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत में बैठी थी। और रजिया सुल्तान जो, इसके बारे में फैक्ट ये है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। जी हाँ, ये रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई थी, इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था अल्तुनिया से। जी हाँ, अब अल्तुनिया जो था ना, अल्तुनिया जब क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जो थे ना उस समय शासन कर रही थी, इन्हीं के जो तुर्की थे ना उनको पद नहीं दिया करती थी रजिया सुल्तान जिनमें योग्यता थी उन्हीं को पद दिया करती थी। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के तुर्की थे उनमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश छा गया। अब जब आक्रोश छाया तो उनने कहा कि रजिया सुल्तान को हम मार देंगे। तो फिर उन्हीं में से अल्तुनिया भी था जो इनके खिलाफ हुआ था, लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसे तो भाई साहब को पटा लिया और इससे कर ली शादी, तो ये तो हो गया शांत, राइट। अब पीछे जो बचे थे वो कैसे रुकेंगे, तो आखिरकार रजिया सुल्तान की हत्या हो गई थी। तो वो कब हुई थी हत्या, तो रजिया सुल्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अक्टूबर 1240 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी हत्या कर दी गई थी। और कहाँ की गई थी, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ पर की गई थी, वो की गई थी कैथल के पास डाकुओं द्वारा। कैथल के पास जो डाकू थे उनके द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। तो बता दो एक तरह से प्री प्लान था कि रजिया सुल्तान को टपकाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा था। रजिया सुल्तान को बहुत कम लोग पसंद करते थे वैसे। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो वो बैठा बहराम शाह। जी हाँ, बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
अब यही रहा शासन में कि बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई। कि बहराम शाह की हत्या कब की गई थी, याद रखना, मई 1242 में। तो बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई थी। फिर दिल्ली की गद्दी पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शासन करने वाला आता है, वो है अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके बारे में जब हम बात करें, डीप हिस्ट्री के डीप पार्ट में जाते हैं, तो इनका नाम आता है, लेकिन इतना कुछ नहीं किया इनने भी। बहराम शाह के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, जी हाँ, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन मसूद शाह है। खिलजी तो जब 1300 ईस्वी में जब आता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से किसने हटाया था, जी हाँ। अब अलाउद्दीन मसूद को क्या किया था पता आपको, जब अलाउद्दीन मसूद गद्दी पर बैठा था ना, लेकिन जब ये बैठ गया था तो बलबन ने सोच लिया था अब इसको तो हटाना है, क्योंकि बलबन भी लालसा रख रहा था कि मेरे को भी गद्दी मिले। जब अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसको तो फ़ौरन हटा दिया था, विद इन 2 मंथ में, है ना। ज़्यादा कुछ इतना टाइम नहीं लिया था, जिस तरह 8 मंथ ने आराम शाह ने शासन किया था, वैसे नहीं। बलबन ने फ़ौरन हटा दिया था इसको, और इसको गद्दी से हटाया था बलबन ने। और कहा जाता है वैसे इसकी हत्या तो नहीं हुई थी, अब क्या पता, कुछ इतिहास का लिखते भी, कुछ इतिहास का नहीं, लेकिन हमें इतना नहीं बताया जाता, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, हत्या तो नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन मसूद शाह के पश्चात दिल्ली का शासक कौन बना, तो बना था नासिरुद्दीन महमूद। अब देखो, नासिरुद्दीन महमूद से ना प्रेम करता था बड़ा बलबन, क्योंकि बलबन ने, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया, तो जो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था, नासिरुद्दीन महमूद के साथ करवाया था। अब जब नासिरुद्दीन महमूद के साथ इसका विवाह करवाया था, तो आप समझ सकते हैं पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से करवाना, एक तरह से इससे प्रेम जाहिर होता है कि संबंध बड़े सही थे। और बता दूं, नासिरुद्दीन जो महमूद था वो टोपी सीखकर अपना जीवन जीता था, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली, आज वो कहावत याद आ रही है। यानी जो नासिरुद्दीन महमूद जो था ना, वो टोपी सीलकर अपना जीवन जीता था, यही उसका जीवन था, और इसको पता नहीं था मैं राजा बन जाऊंगा, और बलबन की कृपा हुई कि भाई साहब राजा बन चुके थे, और इनकी पुत्री का विवाह इन्हीं के साथ हुआ। नेक्स्ट है बलबन का वास्तविक, क्योंकि इनके बाद में बलबन ही आएगा शासक। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो जो बलबन का वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। कौन था, बहाउद्दीन। नेक्स्ट है, बलबन कौन था, जी हाँ। अब वो हुआ क्या, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक वो था मोहम्मद गोरी का गुलाम। वैसे अब मोहम्मद गोरी का गुलाम के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। और वैसे अगर एक्चुअल देखें तो तीनों ही गुलाम रहे थे मोहम्मद गोरी के। तो बलबन कौन था, तो ये था इल्तुतमिश का गुलाम, जी हाँ, इल्तुतमिश का गुलाम। नेक्स्ट है, तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया, तो तुर्कान चिहलगानी का जो विनाश किया था ना, वो किया था बलबन ने। अब आप कहोगे कि तुर्कान चिहलगानी है क्या, तो बता दूं, एक संगठन है, अमीरों का संगठन था। जो संगठन था ये 40 थे, ये 40 व्यक्ति थे इस संगठन में, बहुत ही जांबाज योद्धा माने जाते थे तो उस टाइम के, तो ये एक संगठन था वैसे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था, तो वो करवाया था इल्तुतमिश। काफ़ी टाइम बाद ये क्वेश्चन जाकर आया है, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया। नेक्स्ट है, और शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्ता प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, जी हाँ, इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है, और आगे आएगा, इक्ता प्रथा को जब समाप्त कर दिया जाएगा और फिर से शुरू करवाया जाएगा, तो हम उसका भी जब दिल्ली सल्तनत पूरा होगा, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे हम वैसे पढ़ाते रहेंगे। और वैसे जो आपको पता होना चाहिए, आज का जो सेशन है वो स्टोरी वाइज चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन हमने करवा दी बात खत्म, नहीं। एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई जब जो भी आप कर रहे हो आपको समझ आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, तो वो ऐसा करने वाला इल्तुतमिश था। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया था वो भी इल्तुतमिश ने किया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें, मैंने इसमें ऐड नहीं की है। यानी दिल्ली के अमीरों का सर्वप्रथम दमन करने वाला शासक भी इल्तुतमिश था, और अरबी सिक्के भी इसी ने चलाए थे। नेक्स्ट है, तुर्कान चिहलगानी, जी हाँ, नाम वापस आ चुका है। यानी तुर्कान चिहलगानी जो नामक संगठन है किसने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये बनाया तो था इल्तुतमिश ने, और इसको विनाश किसने किया था, इसको समाप्त किसने किया था, तो वो किया था बलबन ने। और आप जैसा आप सामने देख रहे हो, बलबन ने समाप्त कर दिया था, और तुर्कान चिहलगानी जो बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली राज दरबार में सिजदा पेबोस प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो ये की थी बलबन ने। यानी दिल्ली राज दरबार में सिजदा पेबोस प्रथा थी वो बलबन ने शुरू की थी। और बता दूं, अगर सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो सांस्कृतिक अपनी पहचान बनाई थी तो वो गुलाम वंश में खास तौर पर बलबन ने ही की थी। इल्तुतमिश ने भले ही शासन किया लेकिन इतना कुछ नहीं किया जितना संस्कृति की और जितना बलबन ने ध्यान दिया। किस शासक ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, तो जो एक शासक था उस शासक का नाम है बलबन, जी हाँ, बलबन ने
नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया था फारसी रीति रिवाज में। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति अपनाई? तो वो था बलबन। जी हाँ, अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त नीति अपनाई। अब आप कहोगे कि लौह रक्त नीति क्या अक्सर पढ़ते हैं, अब कई टीचर बात ही नहीं करते क्यों, पता आता ही नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हार्ड कुछ नहीं है। लौह एवं रक्त नीति होती है कि अपने दुश्मन के प्रति है ना स्ट्रांग रहना, यानी कोई भी चीज़ में ढिलाई नहीं देना किसी भी चीज़ में, कि भाई साथ बैठ लिए, हंस लिए, बैठ लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो बता दूं, बलबन इतना स्ट्रिक्ट हुआ करता था कि अपने राज दरबार से बाहर भी नहीं निकला करता था। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो वो लिखते हैं आज भी, है ना। नेक्स्ट है, किस शासक ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? तो जो बलबन की उलुग खां की उपाधि दी थी वो थी नासिरुद्दीन महमूद। आप देख सकते हो, नासिरुद्दीन महमूद के विवाह करा अपनी पुत्री से, फिर नासिर महमूद जो था उसने उपाधि दी उलुग खां की, किसको? बलबन को। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो जो बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि था वो था अमीर खुसरो और अमीर हसन। जी हाँ, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और अमीर खुसरो को आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी देखोगे तो वो जब वंश चलेगा, क्योंकि ये वंश काफ़ी टाइम से चलता रहा है ना। नेक्स्ट है, 1290 तक चलेगा गुलाम वंश, पहले ही बता रहे हैं मैंने। बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? यानी जो बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो था 1267 ईस्वी में, यानी गियासुद्दीन बलबन के नाम से। यानी इनका नाम जो बलबन है, इनका वैसे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो वो किस नाम से बैठा था? वो बैठा था गियासुद्दीन बलबन। जी हाँ, 1267 में गद्दी पर बैठा था और काफ़ी ज़्यादा शासन किया था इसने। और आज का गुलाम वंश का आखिरी क्वेश्चन यानी 50, जी हाँ 50 क्वेश्चन है, 49 हो चुके हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? जी हाँ, गुलाम वंश का जो इतने शासन हमने पढ़े हैं, बलबन पढ़ा है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, बहराम शाह, जो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन अंतिम शासक और स्थापना किसने की और वास्तविक कभी आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करें गुलाम वंश का अंतिम शासक की तो वो हो जाएगा शम्मुद्दीन कैमूर्स। जी हाँ, शम्मुद्दीन या केयूमर्स भी आता है या कैमूर्स भी आता है, दोनों सही है, क्योंकि कई बुक्स जो है वो केयूमर्स लिखती है, कई बुक्स कैमूर्स लिखती है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जो आज का ये सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आई थिंक पर्सनली बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया सेशन में। आपने किया नहीं किया कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एक तरह स्टोरी चल रही थी। क्वेश्चन तो एक नाम के क्वेश्चन थे, वैसे मैं स्टोरी पूरी चला रहा था, है ना। सो ये मेरा फेवरेट सेशन है अब तक की सारे सेशन में, है ना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।